हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है, एज इसका जो डायग्राम दिख रहा है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। बात करते हैं क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले तो बात करते हैं ये किस साइंटिस्ट ने इसे सजेस्ट किया और इसका क्या यूज़ है। दिस वॉज सजेस्टेड बाय सर चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन, जो कि इनके नेम पर इन्होंने इस ब्रिज को नेम दिया व्हीटस्टोन, एंड ही हैज सजेस्टेड दिस अरेंजमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1843. With this arrangement we used to obtain the value of an unknown resistance in terms of the different resistances used in the arrangement. Okay, so in this diagram you people can see there are 4 resistors placed in the 4 different sides of a quadrilateral type arrangement. So ये एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम किन्हीं 3 रेजिस्टेंसेस के टर्म्स में किसी 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं बहुत ही एक्यूरेटली और क्विकली. So this arrangement is called as Wheatstone bridge. Now let's talk about on what principle this Wheatstone bridge works. So Wheatstone bridge, it is an arrangement of 4 resistances used to determine one of these resistances quickly and accurately in terms of the remaining 3 resistances. Okay, as you can see here, P, Q, R, S, there are 4 resistors used in this diagram. और यहाँ पर इस डायग्राम में आप टर्मिनल्स A एंड C, ये दोनों के दोनों टर्मिनल्स अटैच्ड हैं विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी. इनमें से हमारे जो P, Q, R 3 रजिस्टर्स हैं, ये रजिस्टर्स नोन हैं जिनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होगी, और इनमें से रजिस्टर S ऐसा रजिस्टर है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस अरेंजमेंट में आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें स्पेशल हैं. एक्चुअली यहाँ पर टर्मिनल B एंड D दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, और इसके बीच में एक डिवाइस अटैच्ड है जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर, और इसका रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है यहाँ पर कैपिटल G. गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं to determine current, whether the current is flowing in any branch of any circuit or not. गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर आप एक एरो जैसा देख रहे हैं, ये एरो है फॉर्मेशन बताता है कि इस पर्टिकुलर डिवाइस में डिफ्लेक्शन कैसा होगा, किस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज जब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है. तो ये जो पॉइंटर है या तो ये राइट साइड में मूव करेगा या लेफ्ट साइड में मूव करेगा. इट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ करंट, यानी कि करंट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन उसके अकॉर्डिंग होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैसे ये डिवाइस काम करती है और इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है. तो यहाँ पर आपको जो गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, इसके बेसिस पर हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर रजिस्टर में हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रिंसिपल. तो इसका प्रिंसिपल किस चीज़ पर वर्क करता है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन. ये जो नल डिफ्लेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारे गैल्वेनोमीटर में जो हमारे B-D टर्मिनल के बीच में अटैच्ड है, जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, उस केस में हम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे या ऑब्टेन करेंगे. दैट इज़ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस इज़ इक्वल, यानी कि जो भी रेजिस्टेंसेस हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं उन रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो इक्वल आएगा. दैट मीन्स P/Q मस्ट बी इक्वल टू R/S. ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि हमारा ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड है. तो ब्रिज बैलेंस होने की एक पर्टिकुलर कंडीशन क्या है. पर्टिकुलर कंडीशन ये है कि इस डिवाइस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि जो BD ब्रांच है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, एंड no current
फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी कि नल डिफ्लेक्शन जब होगा उस केस में हमारे रेजिस्टेंसेस के जो रेशियो हैं वो इक्वल होंगे और उस फेज में इस ब्रांच BD में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो BD ब्रांच में करंट फ्लो ना होने का रीज़न क्या हो सकता है? वेदर द पॉइंट B एंड D हैव इक्वल पोटेंशियल, या तो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल्स इक्वल हों, सपोज पॉइंट B और पॉइंट दोनों पे 5-5 वोल्ट के पोटेंशियल हों या 10-10 वोल्ट के पोटेंशियल हो, या तो तब इस गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो नहीं होगा, या फिर अगर हमने इसको मेन सप्लाई या बैटरी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट ही नहीं किया है, उस फेज में हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। सो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती, बिकॉज यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना है, यानी करंट का फ्लो करना ही करना है। दैट मीन्स अगर हमारे पॉइंट B और D का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल अगर सेम हो जाते हैं, तो इस ब्रांच में करंट का फ्लो नहीं होगा। एज यू मस्ट नो दैट करंट ऑलवेज फ्लोज टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, सो जब हमारा ब्रिज बैलेंस होगा, ब्रिज बैलेंस होने की कंडीशन में इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि इफ़ वी हैव P/Q इक्वल्स टू R/S देन IG विल बी 0। या फिर अगर हम कहें कि IG 0 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इफ़ IG इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स P/Q मस्ट बी इक्वल टू R/S। यहाँ से हम इस अननोन रजिस्टर S के रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे PQR के टर्म्स में। दैट मीन्स S इक्वल्स टू Q/P इंटू R। ओके, तो यहाँ पर P एंड Q कौन सी आर्म्स हैं? दीज आर द रेशियो आर्म्स कंटेनिंग PQ। R इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड S इज अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी हम इसको प्रैक्टिकली हम करते हैं लैब में, तो उस टाइम पर जो आपका रेजिस्टेंस R है, इसकी वैल्यू को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि हमारे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होता, और जिस फेज़ में जिस टाइम पर हमारे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, हम कहते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि इस कंडीशन के बेस पर हमें ये चीज़ हम कैसे प्रूव करें, यानी कि अगर IG इक्वल्स टू 0 है, IG वी आर रेफरिंग दैट द करंट विच इज़ फ्लोइंग इन BD ब्रांच। ओके, तो अगर IG 0 है तो P/Q इक्वल्स टू R/S होना चाहिए, या फिर अगर P/Q इक्वल्स टू R/S है तो हम वहाँ से प्रूव कर सकते हैं IG इक्वल्स टू 0। यानी इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर हम कंसिडर करके चलते हैं तो हमें दूसरी वैल्यू या दूसरी कंडीशन डेफिनेटली मिलनी चाहिए। तो इसे प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं किरचॉफ्स लॉ का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू वी डिराइव इट। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। सबसे पहले तो यहाँ पर किरचॉफ की फर्स्ट लॉ लगती है। जैसे ही हमारा करंट का फ्लो स्टार्ट होता है, E यानी कि EMF E जो है हमारा, यहाँ से करंट का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव एंड। दिस इज़ द पॉजिटिव एंड, दिस इज़ द नेगेटिव एंड। तो यहाँ से करंट I जैसे ही पॉइंट ऊपर पहुँचता है, इट स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्ट इस करंट I का I1 में कन्वर्ट हो जाएगा और मूव करेगा AB ब्रांच में, और दूसरा I2 मूव करेगा AD ब्रांच में। ओके, अगर आप इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें कोई भी अरेंजमेंट ना तो परफेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं और ना ही परफेक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। तो जब भी इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं या इस टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं जहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो हम किस तरीके से वहाँ पर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हम इस डेरिवेशन में देखेंगे। ओके, तो जैसे ही करंट AB ब्रांच से मूव करता है पॉइंट B पर, यहाँ पर फिर ये स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 पार्ट्स, BC ब्रांच एंड BD ब्रांच। BD ब्रांच में हमारा करंट हमने IG कंसीडर किया है,
जिसकी वैल्यू हम बाद में 0 ही ले लेंगे। और BC ब्रांच में क्या करंट जाएगा, I1 अभी तक यहाँ पर आ रहा था, अब यहाँ से करंट डिवाइड हो जाता है, तो BD ब्रांच में बिकॉज IG करंट जा रहा है, यानी कि बचा कितना इसमें I1 माइनस IG। इन सिमिलर मैनर अगर हम बात करें AD की, तो यहाँ पर I2 करंट मूव कर रहा है, और जैसे ही ये पॉइंट D पर आता है क्या होगा, पॉइंट B की तरफ से जो करंट आ रहा था दैट इज IG, जो यहाँ पर फिर से क्या होगा, इस पॉइंट D पर आकर ज्वाइन होगा एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ दैट इज KCL। तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, जो DC ब्रांच में करंट जाएगा वो क्या जाएगा, I2 प्लस IG। अब जैसे ही ये दोनों करंट्स पॉइंट C पर पहुँचेंगे, ये दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो KCL यहाँ पर अगर लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा पॉइंट C पर करंट क्या होगा, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG से IG कैंसिल, करंट कितना मिल जाएगा, I1 प्लस I2 एंड दैट इज इक्वल टू I। ओके, तो यानी कि अगर हम किसी भी सर्किट की बात करें और अगर सर्किट में हमें करंट ऑब्जर्व करना है और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि करंट के बेसिस पर अगर हम ये ऑब्जर्व करना चाहें कि हमारे सर्किट में सारी चीज़ें ठीक से अरेंज हैं या प्रॉपर मैनर में अरेंज है, तो उसका सबसे इजी एंड क्विक या एक सिंपल मेथड क्या है कि जितना करंट किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है उतना ही अमाउंट में करंट इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आना भी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका सर्किट सही है, अगर ऐसा नहीं है तो सर्किट में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ चेंज हो गया है। ओके, नाउ बात करते हैं अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ के सेकेंड लॉ की, यानी कि KVL की, और उसके लिए हम कुछ लूप्स को कंसीडर करेंगे अपने अकॉर्डिंग, यानी कि आप क्लॉकवाइज ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो आई हैव कंसीडर्ड द क्लॉकवाइज लूप एज ABDA। ओके, सो ABDA अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा रूल कैसे अप्लाई होगा और वहाँ से करंट की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अपनी फर्स्ट लॉ, यानी कि किरचॉफ की फर्स्ट लॉ दैट इज I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अगर हम बात करें लूप ABDA, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस I1 इंटू P, और करंट की डायरेक्शन भी सेम है हमारे ट्रैवर्सल की डायरेक्शन के। इसका मतलब यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लस I1P। देन आफ्टर अगर हम इस ब्रांच में जाते हैं BD ब्रांच में, तो यहाँ पर इसका गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमने G कंसिडर किया है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, IG इंटू G दैट विल बी विद द प्लस साइन। उसके बाद में हम जैसे ही D से A की तरफ मूव करेंगे तो हमारे करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे ट्रैवर्सल की डायरेक्शन है। इसका मतलब हमें मिल जाएगा माइनस I2 इंटू R इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैटरी नहीं है इसलिए इक्वल्स टू 0। नाउ द अनदर लूप क्या है, लूप BCDB। तो अगर BCDB लूप की बात करें तो यहाँ पर BC ब्रांच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा I1 माइनस IG इंटू Q। ओके, अगर C से D ब्रांच की बात करें, CD ब्रांच की बात करें, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो भी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ट्रैवर्सल की डायरेक्शन है। यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, S इंटू I2 प्लस IG विद माइनस साइन, यानी कि माइनस I2 प्लस IG माइनस S। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं BD ब्रांच की, तो D से B ब्रांच में जा रहे हैं, D से B पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है, जस्ट ऑपोजिट टू द ट्रैवर्सल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं इफ IG इक्वल्स टू 0,
अगर हम IG को 0 कंसीडर कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएंगी? इक्वेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, दैट विल बी I1P माइनस प्लस IG इंटू G का टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा? I2R इक्वल्स टू 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? I1P इज इक्वल टू I2R. गिव इट इक्वेशन नंबर 3. इन सिमिलर मैनर हम यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई कर देंगे, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी? सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी I1, IG की वैल्यू 0 कर दिया तो यहाँ पर बचेगा IQ माइनस I2 प्लस IG की वैल्यू 0 कर दिया तो माइनस I2S माइनस 0, दैट इज 0. और वी कैन राइट इट एज I1Q is equal to I2S. Give it equation number 4. और इक्वेशन 3 और 4 आप देख रहे हैं, अगर हम इक्वेशन 3 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, सो इफ वी विल डिवाइड इक्वेशन 3 by 4, what do we get? We will get I1P upon I1Q is equal to I2R upon I2S. I1 से I1 कैंसिल एंड I2 से I2 कैंसिल. क्या मिला? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. और हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हमको ऑलरेडी पता है दैट रेशियो इज इक्वल, उस केस में हमारी जो इसकी रिवर्सिबल कंडीशन है यानी कि IG इक्वल्स टू 0, ये भी सही होगा. सो इन दिस मैनर we can derive the balance condition for Kirchhoff's law, और यहाँ से हम इस unknown resistance S की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं PQR के टर्म्स में. Now let's talk about sensitivity of galvanometer. तो galvanometer की sensitivity क्या है? ओके, तो sensitivity का मतलब क्या है? sensitivity का मतलब है कि अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज में जितना भी करंट फ्लो कर रहे हैं, अगर हम उसमें यूनिट अमाउंट में करंट को इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किस रेंज में होगा. इस बात से पता चलता है कि हमारा पर्टिकुलर की जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये कितना सेंसिटिव है. तो सेंसिटिविटी हम इससे ऑब्टेन करते हैं, यानी कि अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर हम डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, यानी कि डिफ्लेक्शन जब भी आता है उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये अनबैलेंस्ड है. ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की, सो इसे सेंसिटिव हम कब कहते हैं? व्हेन इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन. जब हम थोड़ा सा भी करंट का अमाउंट इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो ये जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में ये बहुत लार्ज होता है. उस केस में हम कहते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत सेंसिटिव है, या मैक्सिमम सेंसिटिव कब होता है, लेट्स टॉक अबाउट. तो इसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पर. सबसे पहला फैक्टर है रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंसेस इन द 4 आर्म्स. यानी कि 4 आर्म्स यानी कि PQRS जो रेजिस्टेंसेस हैं इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, इस बात पर डिपेंड करता है किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी. और मैक्सिमम सेंसिटिविटी कब होती है? जब हमारे ये 4 रेजिस्टेंसेस सेम ऑर्डर के होते हैं. सेम ऑर्डर के होते हैं उस टाइम पर हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है. और इसकी सेंसिटिविटी एक चीज़ पर और डिपेंड करती है, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर. So in this manner we have discussed most of the things of Wheatstone Bridge. I hope you people will understand how do we derive the conditions for balance situation and इसका प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे काम करता है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. इफ़ you like the video, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.